हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और मैं आपका अपने चैनल इल्यूमिनाती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन इंडिया के बारे में। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हम कवर करेंगे, लाइक न्यू एजुकेशन सिस्टम की मेथड्स क्या रहेंगे, वोकेशनल स्टडीज हैज़ बिकम नेसेसरी, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, और इसके अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम उसमें डीप डाइव करने के पहले हम कुछ बात करते हैं अपने करंट सिस्टम के बारे में। दोस्तों, पिछले 34 साल से हम सेम ओल्ड फैशन मैनर में स्टडी किए जा रहे थे। यहाँ पे तो 5 साल में हमारे स्मार्टफोन का एरा भी चेंज हो जाता है। हम 5 मेगापिक्सल से 108 मेगापिक्सल में पहुँच गए, लेकिन 34 साल से हमारा एजुकेशन सिस्टम सेम का सेम है। मतलब 1991 से जब से हमारा ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, उसके भी पुराना हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हम दुनिया के कंपैरिजन में स्किल सेट में काफ़ी पीछे रह गए हैं। ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में जितनी बड़ी गैप है, उसके कारण क्या हो रहा है कि फ़िलहाल में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल्स अक्वायर नहीं कर पाते, जिनके कारण उन्हें जॉब नहीं मिलती और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार है और हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, हम जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि हमने प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, हमने रट्टाफिकेशन किया। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई बच्चा 10th में 85% लाता है हिस्ट्री में, बट उसको 5-6 साल हो गए, लेकिन अब जाके पूछो क्या उसे याद है कि वर्ल्ड वॉर 1 कब लड़ी गई थी या किस दिन जर्मनी ने अटैक किया था किसी सेकंड कंट्री में, उसे याद नहीं होगा। 90% लोगों को याद नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है कि जब उस टाइम में उसने लर्निंग करी, उसने प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपना इसे समझने के लिए, बल्कि उसने उसे सिर्फ रटा क्योंकि वो बुक्स में दिया था। और इसमें उस बच्चे की भी कंप्लीट गलती नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हम ज़्यादातर मार्क्स में इंटरेस्टेड है, ना कि उस बच्चे की पर्सनल ग्रोथ में, जो कि अब न्यू एजुकेशन सिस्टम में चेंज होने वाला है। अभी तक हम रट्टाफिकेशन करते थे, राइट, जिसके कारण हमें कुछ नहीं समझता था। और जैसे तैसे 10वीं में अगर पहुँचे तो उसका इतना बड़ा हवा बना दिया जाता था जैसे 10वीं ना हो के वो यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है, और जैसे तैसे अगर बच्चा 10वीं निकाल भी ले तो उसके सामने लटकती थी 3 तलवारें, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, और हो सके तो एमसीवीसी। अरे 10वीं तक बच्चे को खुद नहीं पता उसे क्या करना है, और वैसे में तुम उससे उसका करियर की स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए बोल रहे हो, तो वो बच्चा कैसे करेगा। मतलब ये बहुत ही वाहियात सिस्टम था। ठीक है, और ऐसे में क्या होता था, बच्चा या तो पेरेंट्स की बातों में आके कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेता था, या तो फिर रिलेटिव्स का इन्फ्लुएंस होता था, या तो फिर अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके भी वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेता था। उसके बाद क्या होता था कि बच्चा उसमें स्टडी स्टार्ट करना शुरू करता था, और जैसे जैसे साल बीतते थे हो सकता है कि वो स्टडी छोड़ दे, या फिर उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण वो आगे पढ़ तो ले लेकिन उसका उसमें इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, और ऐसे में क्या होता था, अगर बच्चा पढ़ लेता है और बाय हार्ट अगर उसको जॉब भी लग गई, तो वो अपनी बोरिंग लाइफ 9 to 5 की जीता था, क्योंकि जो उसने पढ़ा है, मतलब मेरा अगर हॉबी म्यूजिक है और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, देन इट इज़ ऑफ व्हाट यूज़। मतलब ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी और पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी कि अब चीज़ें नैरो नहीं हो गई है, तो उसे चेंज करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपनाई गई है। तो उसके बारे में हम और डीप डाइव करेंगे अपने वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट, जिसे चेयर किया है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने, जो कि फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे। इसके अलावा बहुत सारे कमेटी मेंबर हैं जिनके इनपुट्स के बेसिस पे ये एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसे फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी मिली है, ये पार्लियामेंट में एक्ट बन के रेडी होने का है अभी के लिए। ठीक है, अब ये आते हैं न्यू स्कूलिंग सिस्टम के। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ चार्ट में, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर जो 10+2 का मॉडल था, वर्सेस राइट साइड जहाँ पे न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें हम 5+3+3+4 के अप्रोच के साथ स्टडी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। जो पहले 5 साल है उसे फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, जहाँ पे बच्चों को प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। उसके बाद प्रिपेरेटरी स्टेज आएगा, जहाँ पे बच्चों को इंटरैक्टिव लेसन्स के थ्रू टेक्स्ट बुक के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाया जाएगा। एंड मिडल स्टेज में आपको थोड़ा और जानने को मिलेगा कि साइंस क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। एंड देन सेकेंडरी स्टेज में 9, 10th एंड 11th 12th का कंप्लीसमेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेज में। देखिए, फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है 0 to 3 ईयर्स से, जो कि एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है, बट गाइडलाइंस दी जाती है ये पेरेंट्स
और आंगनवाड़ी टीचर के लिए जो कि किंडरगार्टन जैसी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं। और उसके बाद आता है एजुकेशनल फ्रेमवर्क, जो कि 3 से 8 साल के बच्चों के लिए पहले 5 साल के लिए मैंडेटरी किया गया है एज अ फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, बच्चों को प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। इसमें यंग चिल्ड्रन को सिखाया जाएगा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, न्यूमेरिक नंबर्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या होती है बेसिक, लोकल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश क्या है, व्हाट आर शेप्स, ये सब जो भी पढ़ाई है वो फन लविंग तरीके से कराई जाएगी। मतलब आपको पजल्स के तरीके से सिखाया जाएगा, खेल कूद में आपको बताया जाएगा कि 1 2 3 4 या नंबरिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये गेमिंग मेथड ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा बच्चे के यंग माइंड्स के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा प्रिपेरेटरी स्टेज, जहाँ पे बच्चों को लर्निंग एक्टिविटी के साथ साथ टेक्स्ट बुक्स का इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बुक्स पढ़ने को नहीं कहा जाएगा कि आप रट्टाफिकेशन कीजिए, बल्कि यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि व्हाट इज़ साइंस, ओके, एंड व्हाट इज़ ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स क्या है, सो दैट बच्चों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन का आइडिया हो कि साइंस किसे कहते हैं, ये मैथमेटिक्स होता है, इसके यूज़ क्या है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद जो 3 साल रहेगा वो मिडल स्टेज में आएंगे, जो ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा कि आपको और ज़्यादा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज देना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब कि आप साइंस है तो साइंस के बारे में और आपको डीप डाउन नॉलेज मिलना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट जो प्रॉपर एजुकेशन है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि आप अपने एथिकेट्स को पहचानें, ठीक है। आपको एथिक्स होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका होना चाहिए, आपको नेचर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, प्लस आपको अपनी एक हॉबी या पैशन को परस्यू करना चाहिए, जो कि कुछ भी हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, क्राफ्ट हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है। प्लस आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है, सो दैट आप क्यूरियस बन सके। और जब आप क्यूरियस बनोगे तब आप ज़्यादा इनोवेशन करने के तरीके में सीखोगे, आप टीम वर्क कैसा करना है, ये सब अभी से आपकी लर्निंग में इंक्लूड कर दिया जाएगा। और स्पेशली बोलो 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई इंक्लूड की जाएगी, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड। अभी जो कोडिंग इंजीनियरिंग या 12th के बाद बीसीए वगैरह को स्टार्ट होती थी, अब वो आपको 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब ये कितनी अमेजिंग चीज़ है कि अब बच्चा 6 स्टैंडर्ड से जावा, पाइथन, कंप्यूटर या फिर आईओटीज़ वगैरह को लर्न करना सीख स्टार्ट कर देगा। मतलब जो चीज़ हम इंजीनियरिंग में आके सीखेंगे वो ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड से उसका फाउंडेशन उस चीज़ में बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा जेन्यून एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स में भी हो सकती है और कोर सब्जेक्ट्स में भी हो सकती है। और ये पेरेंट्स के लिए डिस्क्लेमर है, आजकल ना हम बहुत डिस्क्रिमिनेटिव चीज़ें देखते हैं। मतलब हम बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो गार्डनर बन जाएगा, अरे पढ़ाई नहीं करेगा तो कारपेंटर बन जाएगा। अरे क्यों, वो एक हॉबी नहीं है क्या, वो एक पर्टिकुलर स्किल नहीं है? ऑब्वियसली वो स्किल है, और इसे आप डिस्क्रिमिनेट करके मत समझाइए, आप समझाइए कि ये भी सीखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सो कि बच्चे में नॉलेज गैप ना रहे। सो इसको इंक्लूड करने के लिए जो गवर्नमेंट है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वोकेशनल क्राफ्ट्स को इंक्लूड करेगी, जो कि इंटर्नशिप बेस्ड होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर बच्चा आपका कोडिंग में इंटरेस्टेड है तो हो सकता है वो किसी सॉफ्टवेयर फर्म में जाके अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दे। और अगर बच्चा गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, नेचर लविंग है, तो वो गार्डनिंग चीज़ों को इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर देगा नर्सरी फार्म्स में जाके, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा कि जो आपका स्किल गैप है वर्सेस प्रैक्टिकल एंड थेरोटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा, तो बच्चा जो भी पढ़ेगा वो समझेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ रहा हूँ तो मैं जो थेरोटिकल में तो पता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, बट लेकिन क्या मैं लॉ ऑफ इनर्शिया पे कोई पर्टिकुलर मॉडल बना सकता हूँ जो उस पर्टिकुलर लॉ को थ्योरम के अलावा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंक्लूड करे? इस तरीके की स्टडी आपको करवाई जाएगी, जिससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपके कोर सब्जेक्ट तक ही आपकी एजुकेशन को लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ अदर सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाएगी, आपको डिस्कवरी डिस्कशन, आपकी डिबेट एनालिटिक अप्रोच अपनाई जाएगी कि आप जो सीखें वो हॉलिस्टिक हो, ना कि थेरोटिकल हो। ये इंटरैक्टिव लाइव सेशंस या फिर 3D एनिमेशन के ज़रिए आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी चलन में आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, एंड और भी ज़्यादा अच्छी लगी कि आप
एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर में इंक्लूड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या फिर आप इंटरेस्टेड हो पर्टिकुलरली म्यूज़िक में, तो और आपको फिज़िक्स बिल्कुल अननेसेसरी लगता है, तो अब आप उस एक्स्ट्रा करिकुलर वाले सब्जेक्ट म्यूज़िक को एज अ मेन सब्जेक्ट आगे स्टडी के लिए परस्यू कर सकते हो। आपको फिज़िक्स की ज़रूरत नहीं है, आप फिज़िक्स को हटा दीजिए, उसके जगह पे म्यूज़िक ला लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो फाउंडेशनल स्टडी है वो इतना सॉलिड हो जाएगा, सो दैट अब जब आप एजुकेशन के लिए कॉलेज टाइम तक पहुंचोगे, आपको पता होगा कि आपका करियर ग्राफ आपको किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आगे फॉरवर्ड करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बच्चों को यहाँ पे वो पढ़ाया जाएगा जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ना कि वो जो उन पे थोपा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी, लेकिन फर्स्ट एड कैसे करना है, आपको मार्शल आर्ट सिखाए जाएंगे। इसके अलावा आपको केयरिंग कल्चर कैसे मेंटेन करना है, ह्यूमैनिटीज़ कैसे डेवलप करनी है अपने से बड़ों के प्रति, ये सब बहुत सारी चीज़ें काउंसलिंग के ज़रिए भी आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होती है उनकी इम्पोर्टेंस को पर्टिकुलरली कम करा जाएगा हॉलिस्टिक अप्रोच के ज़रिए। पहली बात, जो 4 साल होंगे सेकेंडरी स्टेज के, उसमें आपको सेमिस्टर वाइज सिर्फ 1 साल में 2 ही रहेगा। 6 मंथ का यूनिट टेस्ट को एबॉलिश कर दिया जाएगा और हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में आपके फोकस किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो आपका स्टडी रहेगा वो ना सिर्फ आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बेसिस रहेगा, बल्कि आपने थ्रू आउट एजुकेशन कैसा किया है होल ईयर, उस पर डिपेंडेंट रहेगा। अभी तक क्या होता है कि हम जो लास्ट सेमेस्टर में बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उसके बेसिस पे हमारा रिज़ल्ट डिफाइन होता है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब जो आपका रिज़ल्ट होगा वो ना सिर्फ लास्ट सेमेस्टर बल्कि थ्रू आउट ईयर आपने जो स्टडी किया है उस पर होगा। और उसके लिए ना सिर्फ टीचर असेसमेंट करेगी, बल्कि आप खुद भी अपना असेसमेंट करोगे, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे या स्टूडेंट होंगे क्लासमेट, वो भी आपका असेसमेंट करेंगे कि आपने पढ़ाई कैसे की है। इससे क्या होगा, आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आएगी। आप जब आगे बढ़ोगे लाइफ में, फॉर एन एग्जांपल अभी तो आपको समझाने के लिए बहुत लोग हैं कि आप ये मत करो वो मत करो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना आपको अपने डिसीजन खुद लेना पड़ता है, और उसके लिए आपको सेल्फ असेसमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए ये अप्रोच अभी से अपनाई जाएगी, ताकि उस पॉइंट में जाके आप ब्लैंक ना हो सके और आपको पता हो कि क्या असेस करके आपको कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। और इसके लिए जो प्रोग्रेस रहेगी वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग रहेगी, क्विजेस एंड रोल प्ले के ज़रिए आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अब कॉलेज स्टूडेंट्स की तरफ। तो देखिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ग्रेजुएशन के लिए। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर किया एंड देन आपने छोड़ दिया, ठीक है, देन आफ्टर 2 ईयर अगर आपको एजुकेशन कंप्लीट करना है, तो अब क्या होगा, अभी के सिस्टम में आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अब क्या होगा, जो आगे इंक्लूड होने वाला है उसमें आप चाहो तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर से अपना एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हो, मतलब जहाँ छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करो, ठीक है। और ये किसके थ्रू होगा, इसके लिए एक प्रॉपर एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम बनाया जाएगा जो आपके क्रेडिट पॉइंट्स का बैंक रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पास किए, आपको हर सब्जेक्ट पास करने के पर्टिकुलर क्रेडिट्स मिल रहे हैं। अब वो क्रेडिट एक बैंक में आपके नाम से स्टोर रहेंगे, सो दैट अगर आप कभी एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो उन क्रेडिट को यूटिलाइज करके अपना एजुकेशन जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर सको, ठीक है। इसके अलावा ईच ईयर एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, कई बार ना आप पढ़ाई करके छोड़ देते हो और वापस स्टार्ट ही नहीं करते, आप डायरेक्ट जॉब में चले जाते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने स्टडी स्टार्ट की, 1 साल कंप्लीट किया और अब जॉब करने के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। तो इफ़ इन केस मेरे से इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपने पढ़ाई क्या की है, तो मैं बताऊँगा मैंने 12वीं की हुई है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग तो कंप्लीट हुआ नहीं, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर अब आपने 1 साल भी पढ़ाई की है तो आप वो भी दिखा सकते हो, क्योंकि उसका एक वैलिड प्रूफ आपको मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर मैंने इंजीनियरिंग के 2 साल कंप्लीट किया है तो उसके लिए मुझे डिप्लोमा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने कुछ भी एजुकेशन कभी भी किया है वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, अंडरस्टैंड। अगर आपने 3 साल पढ़ा है तो आपको एक प्रॉपर बैचलर्स डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन की, बट गवर्नमेंट ने अभी 4th ईयर इंक्लूड किया है जो कि रिसर्च के लिए एप्लीकेबल है। जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है वो 4th ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, अगर वो चाहे तो वो करें। इससे क्या होगा कि देश में जो इनोवेशन है, क्योंकि क्या है ना, करंट सिचुएशन में
गिने चुने कॉलेज ही रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली आईआईटीज़ आईआईएम को अगर छोड़ दिया जाए और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो रिसर्च के नाम पे इंडिया में कुछ नहीं होता, जिसके कारण इनोवेशन बहुत कम है इंडिया में। रिसर्च पेपर जो ओरिजिनल है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जब अगर आप रिसर्च में पर्टिकुलर स्टडी स्टार्ट करोगे पर्टिकुलर एक साल देते हुए, तो आपको इसमें ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी, इनोवेशन मिलेगा। प्लस इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई है, जो कि ना सिर्फ रिसर्च को प्रमोट करेगा बल्कि फंडिंग भी देगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की जो एजुकेशन है वो कहा गया है कि आप मदर लैंग्वेज में भी कराने की कोशिश की है, क्योंकि ये सर्वे में निकल के आया है कि जो बच्चे 2 से 8 साल में रहते हैं उनमें मल्टीलिंगुअलिज्म होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। मतलब आप बच्चों को ना एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखा सकते हो, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टडी रहेगा अप टिल ग्रेड 5 और मे बी टिल 8, वो आपका मदर लैंग्वेज हो सकता है। मतलब जैसे कि आप तमिल में हो तो आप शायद तमिल में ही पर्टिकुलर स्टेज तक आप स्टडी करो एंड देयर आफ्टर इंग्लिश इंक्लूड कर दी जाएगी। मे बी ये शायद ऑप्शनल होगा, ये स्कूल्स पे छोड़ा गया है, लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इसके लिए स्पेशली स्टेट्स को एडवाइस किया जाएगा कि आप जो भी टेक्स्ट बुक बनाएं वो प्रॉपरली वेल कंटेंट होनी चाहिए, भले वो रीजनल लैंग्वेज में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड है उनको सपोर्ट किया जाएगा टैलेंट के साथ। फॉर एन एग्जांपल, आप में म्यूज़िक का टैलेंट है तो आपको म्यूज़िक में ही आगे बढ़ने के लिए कई प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी उस कैपेबिलिटी को या टैलेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फीचर्स इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे वर्चुअल लैब हो गया, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा और आपका जो फोकस रहेगा ना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज में रहेगा, ना कि रट्टाफिकेशन में। और इसके अलावा जो सिलेबस रहेगा फॉर होल इंडिया वो सेम रहेगा फॉर एवरी स्टैंडर्ड बट विद सम लोकल टच। इसका मतलब क्या है कि जो मैं महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है, और आप बंगाल में हो, तो मेरे 6 स्टैंडर्ड का सिलेबस और आपके 6 स्टैंडर्ड का सिलेबस सेम रहेगा विद लोकल टच इन द रीजनल लैंग्वेज। इससे क्या होगा, जो सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स के बीच में होता है, जो कि जनरली होता है कि यार वो बड़े शहर का बच्चा पढ़ा हुआ है उसको ज़्यादा नॉलेज होगा, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज लेवल अब सबका सेम रहने वाला है। अब जहाँ तक बात रही फीस, जो अभी कॉलेज मनमानी फीस लगाते थे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कैपिंग सिस्टम लेके आई है, जिसमें कॉलेज एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही फीस ले सकते, उसके अलावा वो फीस चार्ज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने चार्ज किया तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। अब ज़्यादा कॉलेजेस ऑटोनॉमस बनेंगे और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो फीचर्स का डिफरेंस है वो बहुत हद तक एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो फिलहाल तो आप सब जानते हैं कोविड चल रहा है, बट आई एम होपफुल कि बाय 2021 से 2022 तक फेज़ 1 इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड अगर ये जो चीज़ें जो अभी थ्योरेटिकल में हमें देखने को मिली है, अगर वो प्रैक्टिकल में इंक्लूड होती है तो ये हमारे देश की दिशा बहुत ह्यूज पर्सपेक्टिव में बदलने वाला है। अब हम इनोवेशन के तरफ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, जो कि ना सिर्फ इकोनॉमी बट एक बेटर सोसाइटी के लिए भी एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स और अपने थॉट्स ज़रूर मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अंगूठा फेंक के सब्सक्राइब कीजिए।